हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 2 में आज पढ़ेंगे मैकियावेली पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या आपका यूजी नेट हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जरूर पूरी वीडियो अवश्य देखें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखते रहें। और चलिए शुरू करते हैं मैकियावेली। ठीक है, तो देखिए मैकियावेली निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 आधुनिक युग के आरंभिक दौर का एक प्रसिद्ध इतावली विचारक था। और वह इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में उस समय पैदा हुआ जब यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन सिद्धांत उस समय समझ लीजिए एक तरीके से दम तोड़ रहा था, खत्म हो रहा था। और जो अरस्तु का खोया हुआ दर्शन था वो प्रकाश में धीरे धीरे आ चुका था। और उसी के प्रभाव में अनुभव किया जाने लगा कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व जो है आत्मनिर्भर है और उसे कायम रखने के लिए चर्च या किसी अन्य संस्था के कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार फ्लोरेंस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर उसे मिला था। और जो है उसके बाद देखिए मैकियावेली को पुनर्जागरण की इसीलिए संतान भी कहा जाता है। ठीक है, और पुनर्जागरण का की इसीलिए संतान कहा जाता है क्योंकि आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली पुनर्जागरण आंदोलन के फ्लोरेंस नगर में एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 को हुआ था। ठीक है, तो पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। और पुनर्जागरण यूरोप का एक सांस्कृतिक जो है आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था? सांस्कृतिक आंदोलन था पुनर्जागरण। और 14वीं शताब्दी में ये इटली में शुरू हुआ और धीरे धीरे बाद में फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, उत्तरी यूरोप तक धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, और यूरोप के इतिहास की बात की जाए तो यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के कारण जो सहस्त्रों वर्ष पुराने अंधकार का युग जिसे कहा जाता है उसका क्या हुआ, फिर उसका अंत हुआ। और इस नए वातावरण में मैकियावेली ने अपने समय की जो प्रवृत्तियां थे उसको पहचाना और एक नए युग दृष्टा का प्रमाण इसने दिया। और अपने युग की जो प्रवृत्तियां थी उसे व्यवस्थित राजनीतिक विचारों के रूप में उसने ढाला और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक नए युग की इसने शुरुआत की। ठीक है, और उसने जो है नए की नींव रखी, उसकी शुरुआत की और राजनीति को तत्व मीमांसा और धर्म मीमांसा के प्रतिपादनों से उसने मुक्त करके ऐतिहासिक और यथार्थवादी आधार प्रदान किया। ठीक है, और जो है दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो जब कोई देश तत्कालीन इटली की बात अगर की जाए तो आंतरिक व्यवस्था और ब्राहा अगर असुरक्षाएं हैं और उससे घिरा हुआ है, ठीक है, तो वहां के नागरिक जो है स्वार्थ और लोभ के पीछे अगर पागल हो तब मैकियावेली के सुझाव द्वारा मार्गदर्शन करने में अत्यंत जो है प्रभावशाली सिद्ध होंगे। और उनमें जीवन के शाश्वत मूल्यों या राजनीति के जो उदार पक्ष है उनकी तलाश करना फिर बेकार होगा। और मैकियावेली जो है गणती जो शासन प्रणाली है उसको उत्तम मानता है। ठीक है, परंतु उसकी सफलता के लिए वो कहता है कि जैसे सच्चरित और सुलझे, यानी जो नागरिक हो वहां की गणतंत्र प्रणाली तो अच्छी है लेकिन जो वहां के नागरिक हैं, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो वहां के नागरिक हैं वो सच्चरित्र भी हो, नैतिकता हो उनके अंदर और वो जो है सुलझे हुए हो। ठीक है, लेकिन होता कहाँ है ऐसा, सब तो सुलझे हुए नहीं होंगे, सब सच्चरित्र नहीं होंगे। तो वो कहता है कि लेकिन यथार्थ की बात की जाए तो यथार्थ में ऐसा नहीं पाया जाता है। और यथार्थ की अगर बात करते हैं तो यथार्थ में मानव क्या है, जीवन मानव का धूर्त लोगों को बस में करने के लिए है। ठीक है, लोग धूर्त होते हैं, लालची होते हैं। तो वो कहता है कि यथार्थ जीवन में लोगों को, धूर्त लोग जो है उनको बस में करने के लिए पूर्ण राजतंत्र का समर्थक बन जाता है। परंतु जो है वह सिद्धांत विश्वसनीय दयावान धर्म पर प्रणाली जो न्यायप्रिय शासक होता है उसकी वो सराहना भी करता है। लेकिन जो स्वार्थी लालची लोग हैं उनको बस में करने के लिए वो राजा को धूर्त बन जाने की सलाह भी देता है। और वह राजनीति को शक्ति के उपार्जन, परीक्षण, प्रसार की विधि मानता है।
और यह शासन की कला या शिल्प है, वो कहता है। ठीक है, यानी वो कहता है कि राजा को जो है लोग जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अ, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, अकुशल होते हैं, तो वहां पे गणतंत्री शासन की आवश्यकता नहीं है, वहां पे राजतंत्र होना चाहिए। और राजतंत्र की बात की जाए तो राजतंत्र उसे कहते हैं जो एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें शासन की संपूर्ण जो शक्ति होती है, पावर होती है पूर्ण, वो क्या होती है, एक व्यक्ति में या एक राजा में या रानी में आ जाती है और उसके हाथों में होती है, और उसकी शक्ति किसी कानूनी, संवैधानिक या जो प्रथाएं परंपराएं हैं, नैतिक मर्यादाओं में वो बिल्कुल भी बधी नहीं होती। राजा क्या होता है, रानी क्या होती है, मनमानी हो जाते हैं, और वह अपने जो विवेक होता है उसी से वो सारे निर्णय लेते हैं, और किसी को सलाह देने को, लेने को बाध्य कोई नहीं होता है। तो ये होता है राजतंत्र। ठीक है, और मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो डी मास्को को, इसने ये प्रिंस जो है पुस्तक जो थी, रचना जो थी, इसने उसमें समर्पित जो है किया है उसको। ठीक है, अपने जो वहां का फ्लोरेंस का शासक था लोरेंजो डी मास्को। तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी उसने, द प्रिंस को। ठीक है, और जो है जिसका सर्वोच्च और महान उद्देश्य होता है, ये कहा था हीगल ने। ठीक है, तो हीगल कहता है कि जो मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक थी वह महान थी, एक वास्तविक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति की जो है वो सच्ची धारणा थी। ये कहता है कौन, आदर्शवादी विचारक हीगल। ठीक है, और देखिए मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि क्या है। मैकियावेली के समय यूरोप में जैसा कि तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, और राजनीतिक परिवर्तन से बात की जाए तो सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्री सत्ता का विकास हो रहा था। ठीक है, यानी पहले जो लोग सामंतवादी व्यवस्था थी, खेती किसानी और आदि सारी चीजें थी, उस पे सामंतवाद का प्रभुत्व था, तो उन सब चीजों से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, बदलाव हो रहा था, और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। और इस तरह मैकियावेली राजकीय अवधारणा को मध्य युग के अंधेरे से उजाले की ओर ले आया। ठीक है, परंतु उसके संपूर्ण रूप को वह उजागर नहीं कर पाया। और जो है मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला रूप में इसने स्थापित किया। और जो उसकी पुस्तक थी द प्रिंस, तो द प्रिंस के अंतर्गत उसने लिखा कि शासन का कार्य प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है, यानी जो शासन का कार्य है वो प्रजा को जो है इस तरीके से, प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है कि कोई तुम्हें हानि न पहुंचा पाए, और ऐसा कोई कारण भी ना हो जिससे वो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे। उसने पहले पहले यह घोषणा की कि राजनीति का सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो सार्वजनिक उपयोगिता है। यानी राजनीति का जो लक्ष्य है सर्वोच्च, वो क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता है। अर्थात इसका मतलब है कि समुदाय की सुरक्षा और कल्याण से होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, समुदाय और सुरक्षा जो है समुदाय की सुरक्षा और कल्याण से होना चाहिए। ठीक है, उसने ये कहा। और उसकी दूसरी पुस्तक थी डिस्कोर्सेज ऑन लिबी के अंतर्गत मैकियावेली ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली को उत्तम शासन का प्रतीक माना, जो दूसरी पुस्तक थी उसकी। और उसके अंतर्गत राजनीति के आदर्श पक्ष को उसने उभारा, और परंतु यह प्रणाली वहीं चल सकती है जहां लोगों का चरित्र जो हो वो ऊंचा हो, उसने कहा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसने कहा कि लोग क्या होते हैं, धूर्त होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, और जो है लोग लोभी लालची होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसीलिए उसने प्रिंस के अंतर्गत मैकियावेली के शासन की जो आवश्यक शर्तों है उसका विवरण दिया, परंतु उत्तम शासन के लिए पर्याप्त नहीं है जो कि। और मैकियावेली ने तर्क दिया कि विधि का शासन विवेकशील प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, परंतु इसे स्थापित करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, उसने कहा। ठीक है, तो जैसा कि एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था, और निरंतर जो चर्च का प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा था, और समुद्री यात्राओं का विकास होने लगा था, छापे खाने की मशीन थी उनका विकास होने लगा था। और डनिंग ने मैकियावेली के अपने युग का शिशु कहा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये और पूछी जाती है बार बार।
और सेबाइन ने कहा कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके जो विचार होते वो अलग होते। ये कहा है किसने, ये सेबाइन ने कहा है। ठीक है, देखिए मैकियावेली के अनुसार राजनीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करना है, यानी उसका मतलब था कि जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, वो एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करना उसका उद्देश्य था। और यदि शासन चलाने के लिए नैतिक तौर पर काम चल सकता है, यानी नैतिकता से अगर शासन का काम चल सकता है तो फिर उन्हें अवश्य अपनाना चाहिए। उसने कहा अगर नैतिकता से शासन चल सकता है, लेकिन यदि शासन चलाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए उसने कहा कि ऐसे शासन तभी चल पाते हैं जब लोग सद्गुणी हो। लेकिन क्या होता है कि लोगों के अंदर सद्गुण का अभाव होता है, और तब क्या करना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसे लोग हों जहां सद्गुण हो तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और राजा को भी सद्गुणी होना चाहिए, सद्गुणी होने का परिचय देना चाहिए और उसे साहस, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, ठीक है, और राजा को क्या करना चाहिए, साहस के साथ, दूरदर्शिता के साथ, ठीक है, और उसको आत्मसंयम और गौरव सम्मान की अभिलाषा से प्रेरित होकर जो सामान्य हित है, ठीक है, सामान्य हित के रूप में उसे पहचाना जाना चाहिए, और यही गुण से कुशल शासन व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। लेकिन अगर जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में हो वहां उसे सारे नैतिक आदर्शों को परे रखकर, अलग हटाकर राष्ट्रहित की आशा या राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रहित की रक्षा करनी चाहिए, और धूर्त या जो भ्रष्ट लोग हैं, धूर्त या भ्रष्ट लोगों पर शासन करते समय केवल सद्गुण के प्रयोग से काम नहीं चलता, ये कहता है मैकियावेली। और ऐसी हालत में शासक को व्यवहार कुशलता पर ज्यादा ध्यान नहीं देने चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि अगर ऐसे लोग हैं तो वहां पे जो है ऐसे सद्भावना, सद्गुण से काम नहीं चलेगा, और ऐसी हालत में व्यवहार कुशलता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए शासक को, और इसके लिए नैतिकता का आडंबर यानी नैतिकता का नाटक करना ही पर्याप्त है, उसने कहा। उसका उद्देश्य था वो व्यवहारिक था, और उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना था और इटली को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिया। मैकियावेली कहता है कि जो मानव समाज है, ठीक है, जो समाज है वो कैसा है, यानी पशु, ठीक है, एक तरीके से लोग पशुओं के समान हैं, पशुओं के तुल्य हैं। उसने कहा कि लोग पशु तुल्य हैं, जिसे क्या करना पड़ता है, जैसे पशुओं को बांध के रखा जाता है, ठीक है, उन्हें कंट्रोल कर किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। तो उसका कहना था कि समाज जो है, ठीक है, वो क्या है, समाज जो है पशुओं के तुल्य है, और उसे जिसे बांध कर रखना पड़ता है, और जब कोई शासक लोगों के डर मन में डर और दंड का भय पैदा करेगा तो लोग क्या करेंगे, आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, आपस में रहने को तैयार होंगे। लेकिन अगर डर नहीं पैदा किया जाएगा तो आपस में मिलजुल कर नहीं तैयार करेंगे। तो उसका कहना है कि शासक जो हो वो दंड का भय दिखाए और दंड पैदा करे, नहीं तो लोग मिलजुल कर रहने या काम करने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि यदि लोगों को खुला छोड़ दिया जाए उन्हें, तो लोग जो है उनके आपसी मतभेद होते हैं और वो लोग कभी फिर एकत्र नहीं होंगे, वो लोग कभी संगठित नहीं होंगे, ठीक है, और उन्हें संगठित करने के लिए किसी शक्तिशाली, ठीक है, किसी शक्तिशाली नृपति यानी राजा को उस पर अपना शासन स्थापित कर देना चाहिए। और वो कहता है कि भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए मैकियावेली ने प्रबुद्ध निस्तंत्र का समर्थन किया, और उसने लिखा कि शासक को साधारण मनुष्य से भिन्न होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा साधारण मनुष्य से। और उसने अपनी बात को स्पष्ट किया, और उसने यूनानी पौराणिक कथाओं के जो है ये प्रसिद्ध चरित्र नरास का उसने जो है उदाहरण दिया, और जिस उसने कहा कि उसका शरीर घोड़े का होता है परंतु उसकी गर्दन पर मनुष्य का सिर लगा होता है, ठीक है, और जो है वो क्या करता है कि उसका सिर लगा होता है, और नराज की तरह शासक के चरित्र में भी अनेक प्राणियों के गुणों का संयोग जो है अपेक्षित है। और शासक को शरीर से किसकी तरह होना चाहिए,
वो कहता है कि शरीर से शेर की तरह होना चाहिए। ठीक है, शरीर से किसकी तरह होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए, यानी देखने में काफी लोग उस जिससे कि लोगों में भय पैदा हो और शेर की तरह हो और ताकतवर होना चाहिए। लेकिन दिमाग की अगर बात की जाए, बुद्धि की बात की जाए, तो शासक को बुद्धि से किसकी तरह होना चाहिए? लोमड़ी की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो जब अगर दिमाग की बात की जाए तो दिमाग से लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, धूर्त होना चाहिए, और शरीर से जो है शेर की तरह होना चाहिए। और इस तरीके के जो कुशल राजा हैं वो अपने अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण उन्हें पैदा करना चाहिए। क्योंकि देखिए शेर क्या होता है, उसका कहना था कि शेर बहादुर होता है, ठीक है, लेकिन अगर वह फंदे में फंस गया तो वह फिर निकल नहीं पाता है। लेकिन जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है, लेकिन वह भेड़ियों को अपने आप को नहीं बचा पाती है। तो इसीलिए जो है फंदे से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए, और ठीक है, और जो है और अपने आप को भेड़ियों से भगाने के लिए शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। तो उसने शेर और लोमड़ी के गुणों की बात की और कहा कि राजा को शेर और लोमड़ी के दोनों के गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, और यदि सब मनुष्य चरित्रवान होंगे तो राजा को कोई चाल चलने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। लेकिन मनुष्य क्या है, साधारणतः ऐसे होते नहीं है। मनुष्य स्वभाव से मूलतः स्वार्थी, लालची और डरपोक होते हैं। उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? संपत्ति की रक्षा करना होता है, और संपत्ति की रक्षा करने के लिए वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। और राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन भी है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। और ये परिभाषा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है कि मैं किसका कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता है। ठीक है, तो उसका कहना है कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय राजा को केवल सच्चरित्रता का क्या करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, लेकिन उसका ढोंग करना चाहिए। ठीक है, सच्चरित्रता का ढोंग करना चाहिए, और समय आने पर उसको अपना वचन भी तोड़ देना चाहिए। जैसे कि आजकल होता भी है, नेता क्या करते हैं, वचन देते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है। बस शासन चलाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, कुटिलता होती है, चालाकी होती है। तो यह चीज उस समय की बात है, 15वीं शताब्दी की, जब ये चीजें माइकियावेली के दिमाग में आई थी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो है इसलिए माइकियावेली ने सुझाव दिया। ठीक है, तो वो कहता है कि जो है इसने सुझाव दिया माइकियावेली ने कि नए राज्य के नियंत्रण के लिए राजा को अत्यंत क्रूर होना चाहिए, और उसे जो अत्याचार करना हो एक ही बार में उसे कर डालना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि जैसा कि सच्चरित्र का ढोंग करना चाहिए, और समय आने पर उसको वचन भी तोड़ देना चाहिए, और उसके लिए कोई बहाना भी ढूंढ लेना चाहिए जिससे लोगों को लगे ही न कि हाँ, मतलब कि इसने वादा किया तोड़ दिया, जैसे राजा लोग करते, नेता लोग करते हैं। तो लोमड़ी के खेल में जो खिलाड़ी सबकी आंखों में धूल छोड़ सकता है वही मैदान मार जाता है, ये कहता है माइकियावेली। और उसने सुझाव दिया कि नए राज्य के नियंत्रण के लिए निप्रति को जो है राजा को अत्यंत क्रूर होना चाहिए, और उसे जो भी अत्याचार करना हो उसे एक ही बार में कर डालना चाहिए, क्योंकि उसे बार बार अत्याचारी रोज रोज बनने की जरूरत न पड़े। और माइकियावेली के चिंतन की बात की जाए तो उसका यही अर्थ लगाया जाता है कि राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है। यानी इसमें किस पे ध्यान दिया? बल, शक्ति, पावर। ठीक, और उसका विचार था कि राज्य का परीक्षण एक उच्च लक्ष्य, यदि लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनैतिक साधन भी अपनाए जाते हैं, और अगर अनैतिकता से भी काम चल रहा है तो उसको भी अपनाने पर अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए राजा को, क्योंकि लोग उसे फिर उसको परिणाम अगर अच्छे होंगे उसके तो लोग उसे क्षमा कर देंगे। ठीक है, माइकियावेली के विचारों की विशेषताएं। देखिए, माइकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया, और उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत और सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। और माइकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र जैसे विचारों का भी उसने शुभारंभ किया।
शासन कला पर विचार की बात की जाए तो मैकियावेली ने अपनी रचना जैसा कि द प्रिंस में शासन कला पर विचार किया, और मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को इसने उचित माना, और उसके अनुसार शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता, और उसने राजा के लिए जैसा कि शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों को उसने उचित माना। मैकियावेली के अनुसार जैसे कि राजा को सद्गुणी धर्मपरा उदार दिखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे छल धोखे व बल का प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता, और उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा वास्तव में उसको होना नहीं चाहिए, दिखावे करना आना चाहिए राजा को, दिखावे, ठीक है, जैसा कि नेता करते हैं, दिखावा दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये दिख रहा वो दिख रहा, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मैकियावेली ने उच्च लक्ष्य प्राप्ति के लिए नैतिक साधने के प्रयोग को क्षमा करने के लिए के योग्य ठहराया है, जो कि क्या है, यह एक खतरनाक रास्ता है, ठीक है, सही नहीं है। और यदि एक बार उत्तम लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनुचित या अनैतिक साधनों के प्रयोग की अगर छूट दे दी जाए, सोचिए आप, तो क्या होगा, तो अनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति का रास्ता खुलने में देर नहीं लगेगी, यानी लोग अनैतिक साधनों का प्रयोग करेंगे। और आधुनिक भारतीय समाज जो है दार्शनिक महात्मा गांधी जैसी ने साध्य और साधन दोनों को की पवित्रता पर महात्मा गांधी ने बल दिया है, और मैकियावेली ने केवल भ्रष्ट लोगों को बस में रखने के उपाय इसने सुझाए हैं। ये भ्रष्ट लोगों से पे शासन कैसे किया जाए, भ्रष्ट लोगों की ही बात की है उसने। तो आज के राजनीतिक संकट के समय भ्रष्ट लोगों पर शासन करने की कला सीखने के लिए मैकियावेली की सूझबूझ का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जब लोगों का चरित्र निर्माण करके जो है सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाना हो, तब हमें केवल यह गुमराह वाली बात हो सकती है, केवल गुमराह किया जा सकता है। और यही कारण है कि मैकियावेली को क्या कहा जाता है, शैतान का शागिर्द कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है, इसे शैतान का शागिर्द कहा जाता है, इसीलिए मैकियावेली को, और तानाशाहों का उस्ताद इसे कहा जाता है, ठीक है, तानाशाहों का उस्ताद और शैतान का शागिर्द किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है। और मैकियावेली के प्रशंसक तर्क देते हैं कि वह एक महान देशभक्त था और अपने देश के हित में सबसे ऊपर रखता था। राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए उसने नैतिक तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, जिसे दुर्भाग्यवश नैतिकता विरोधी दृष्टिकोण समझ लिया गया। वो कहते हैं कौन, वो कहते हैं जो उसके प्रशंसक है। और डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली अपनी राजनीति में अनैतिक नहीं निनैतिक है, वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि धर्म निरपेक्ष है, ये कहा है किसने, डनिंग ने, ठीक है। और जहां किसी देश के उद्देश्य देश के सुरक्षा खतरे में पड़े, वहां यह विचार नहीं करने चाहिए कौन सा तरीका उचित है या कौन सा अनुचित है, ये कहते हैं डनिंग। और कहते हैं कि क्रूरता दयापूर्ण या क्रूरतापूर्ण गौरवशाली है या लज्जाजनक है, ये चीज तरीका उचित नहीं है। और इसके विपरीत बात जो है, बात की हर बात की अनदेखी करके केवल उस मार्ग पर चलना चाहिए जो देश के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है मैकियावेली की, अगर तो मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली ने शासक को शक्तिशाली बनाने पर ही सारा शासन को उसने ध्यान केंद्रित किया है, और शासक की शक्ति और चरित्र को संयत कैसे रखा जाए इसकी चिंता उसने कहीं नहीं की। और दूसरे शब्दों में बात की जाए तो उसके विचारों के अंतर्गत संविधानवाद का कोई संकेत ढूंढने की गुंजाइश ही नहीं मिलती है। तो देखिए उसके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग करना सीखना चाहिए, प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। यानी धर्म का प्रयोग तो करो लेकिन सिर्फ स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए, राजा को सिर्फ दिखावा करना चाहिए, और वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है कि ऐसा दिखावा करना चाहिए, जबकि वास्तविकता में ऐसा न उसे उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वार में किया है, ठीक है। और राज्य की महत्वपूर्ण रचना द आर्ट ऑफ वार, ये भी ध्यान रखें, द प्रिंस जो है द आर्ट ऑफ वार। और राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेवा का समर्थन किया, भाड़े की सेना का समर्थन उसने नहीं किया, भाड़े की सेना का समर्थन उसने नहीं किया, जिसका वर्णन अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में उसने किया है मैकियावेली। सद्गुण भाग की बात की जाए तो मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं लेना चाहिए, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं, उसका मानना था। अब बात करते हैं बर्लिन के अनुसार राजनीति और नैतिकता का संबंध, ठीक है।
बर्लिन के अनुसार जो है नैतिकता, राजनीति और नैतिकता का संबंध, तो जो है बर्लिन की ये रचना है द यूनिटी ऑफ मैकियावेली। तो मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है और उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया और उसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। और मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते, ये कहता है मैकियावेली। मैं कहता है कि यदि राजा नैतिक मानदंडों से बड़ा होगा तो वह उसके लिए हानिकारक है। नैतिकता के मानदंड आम नागरिकों पर लागू होते हैं, इस बात को ध्यान दें। और उसने नैतिकता की कोई नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासन द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है वो नैतिक, यानी कोई भी कार्य करते हैं शासन को अगर शक्तिशाली बनाया जाता है तो वो कार्य क्या है, नैतिक है। और इसीलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थता की बात करता है और वह तटस्थ है। धर्म और राजनीति की बात की जाए अगर, ठीक है, धर्म और राजनीति की बात की जाए तो मैकियावेली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया और मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। और मैकियावेली ने चर्च और राज्य के मध्य पूर्व पृथककरण का समर्थन किया क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में सक्षम समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करा, उसने यह बात कही। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। ठीक है, चर्च का विरोधी था लेकिन धर्म का विरोधी नहीं था। और मैकियावेली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार भी उसने ठहराया। ठीक है, मैकियावेली की शासन पद्धति द डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, यानी जो प्राचीन रोम था उसमें सभी के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध थी। इसलिए विधि निर्माता का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। और मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेज में शासन पद्धति का वर्णन भी किया और द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तथा डिस्कोर्सेज में गणतंत्र राज्य का समर्थन किया। ये पॉइंट नोट करें, अगर ये पूछता है कि द प्रिंस में किसका समर्थन किया तो शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, डिस्कोर्सेज की बात की जाए तो गणतंत्र का उसने समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना था और सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना और गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है उसने कहा, लेकिन वहां के लोग सच्चरित सद्गुणी, ये सारी चीजें उसने कही कि होनी चाहिए। उसने कहा कि आम नागरिकों को सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसने स्पष्टतः कहा कि गणतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ होता है लेकिन यह उन्हीं लोगों के लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो। और उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती क्योंकि वहां के लोग सद्गुणी हैं। ठीक है, शक्ति की बात करता है। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन नहीं किया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल प्रयोग का अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। उसने कहा हिंसा का प्रयोग भी शीघ्रता से करना चाहिए और हिंसा का प्रयोग बर्गर और त्वरित रूप में यानी तुरंत करना चाहिए। और मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने के लिए समर्थन किया, यानी कोई भी प्रयोग करो लेकिन शासन को, देश को शक्तिशाली बनाओ। मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही नहीं राजनीति का मूल उद्देश्य है और उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन भी उसने किया। और मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों की शुरुआती बीज पाया जाता है, यह बात अगर कही जाए तो। और उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसी राजनीतिक विचारों की उसने रूपरेखा रखी। और राष्ट्रवाद की बात की जाए तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में भी मिलता है और मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था और इसीलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। ठीक है, मैकियावेली की रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे द प्रिंस शासन कला का वर्णन करता है और द डिस्कोर्सेज में लोकतंत्र स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। द आर्ट ऑफ वॉर में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, तो ये सारी इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और जैसा कि मैकियावेली की हमने आज बारे में पढ़ा, तो मैकियावेली जो है देखिए कहता है कि जैसे कि
आपने देखा कि उसने किस पे बल दिया, उसने शक्ति पर बल दिया, ठीक है, धूर्तता पे बल दिया, ठीक है। और उसने कहा कि राजा को वो सारे उपाय अपनाने चाहिए जो शासन को मजबूत बनाने के लिए और जो है लोगों को नियंत्रण रखने के लिए जो चीजें जरूरी हो, और बहुत सारी उसने बातें की। और जनता देखिए, वो कहता है कि जनता आशाओं और आश्वासनों की जनता में भूख होती है, और उनके उनको मधुर वचन बोलकर यानी मीठा मीठा बोलकर उसका उत्साह जो है वो बढ़ाना जरूरी है। परंतु जब उसके सुंदर सपने जब टूटते हैं, लोग क्या करते हैं, नेता यही तो करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, महान एकदम पूरा महानता घेर लेती है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दुनिया भर के वादे करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब चुनाव होता है, जब जीत जाते हैं तो सारे वादे अपने तोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि जनता आशाओं से भरी होती है, यानी हम क्या करते हैं, वोट देते समय आशा ही तो करते हैं कि ये सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि आश्वासनों से की भूख होती है और मधुर वचन बोलकर उसका भी उत्साह भी बढ़ाना चाहिए। परंतु जब उसके सुंदर सपने जब जनता के टूटते हैं, तब वो अपने प्रिय नेताओं से सांत्वना और संवेदना के शब्द सुनकर क्या करता है, आसक्त हो जाता है। यानी अगर उसके सपने टूट भी जाते हैं तो नेता क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ कहीं कुछ फैल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया बोल के उनको फिर से उन्हीं बातों में घुमा देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। तो लोग क्या होते हैं, फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो है आश्वस्त हो जाते हैं फिर उनके संवेदना भरे शब्द सुन के, सांत्वना भरे शब्द सुन के। और मैकियावेली कहता है कि लोगों की इस कमजोरी की वो पहचानता था और उसका कहना है कि इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी बात हो, लेकिन मैकियावेली के राजनीतिक विचार अव्यवस्था, आंतरिक संघर्ष से पीड़ित देश के तात्कालिक उपचार के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और सदा समय हमेशा के लिए देखिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। यानी तात्कालिक जो चीजें हैं उसके लिए इतना उपाय किया जा सकता है। और मानवता की बात की जाए तो मानवता के लिए किसी शाश्वत मार्ग का संकेत उसने नहीं दिया। उसका दर्शन, इसीलिए कहा जाता है कि उसका दर्शन जो है वो अधूरा है, ठीक है। और जब अधूरे ज्ञान का सहारा लिया जाता है तो वह खतरनाक सिद्ध होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें कि अधूरे ज्ञान की बात की जाती है। और यही कारण है कि यूरोपीय राजनीति पर मैकियावेली के विचारों का अस्वस्थकर प्रभाव पड़ा, यानी उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। और ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य तो उन सिद्धांतों का अन्वेषण करना होता है, खोज करना होता है जो राज्य के अस्तित्व को सार्थक बना सके। और मैकियावेली की दृष्टि की बात की जाए तो मैकियावेली की दृष्टि में राज्य का गौरव बढ़ाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसके आगे कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाता है, ठीक है। और उसका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है और राज्य को नैतिकता और धर्म से पृथक करने की धुन में वह अनैतिक और अधार्मिक कार्यों को भी वो करने से गुरेज नहीं करता है। और इसमें संदेह नहीं है इस बात में कि वह उसके जो वो हैं वो अनैतिक हैं और अधार्मिक हैं। और यदि वर्तमान विश्व को अपने अभिशापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है तो उसे जो है महर्षि टालस्टाय और महात्मा गांधी के विचारों को अपनाना चाहिए और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, मैकियावेली से नहीं, ठीक है। तो ये है सारी चीजें और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लेक्चर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपसे एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर की अपेक्षा रखती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।